Welcome to our channel Easy and Deep Way। आज हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के अंदर एमसीक्यू को दोबारा से बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहे हैं। इस सब्जेक्ट्स के अंदर 2 यूनिट्स हैं जो कि 50 मार्क्स कवर करती है, लेकिन आपका एग्जाम 40 मार्क्स का ही आएगा। इसमें हम यूनिट वाइज चैप्टर्स गिवन है जो कि 5 चैप्टर्स है और हम 5 चैप्टर्स को बिल्कुल 1 बाय 1 करके उनके एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो और आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। और साथ ही साथ हम इस वीडियो के लास्ट में कंसेप्ट बाइट करेंगे जिससे आपको वे क्वेश्चंस और भी अच्छे से बिल्कुल पक्के से हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द टर्म डिसिप्लिन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो जो हमारा सब्जेक्ट है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन वर्ड कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन जरूर करते हैं कि एग्जाम में आ सकता है कि जो भी हमारी टर्म होती है वो ग्रीक वर्ड से ली गई है, लैटिन वर्ड से ली गई है, रोमन वर्ड से या फ्रेंच वर्ड से। तो जो हमारी डिसिप्लिन है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें क्या होता है डिसिप्लिना, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट, एजुकेशन, प्रैक्टिस, टीचिंग, ट्रेनिंग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। देखते हैं। द लैटिन वर्ड डिसिप्लिन मीन्स, तो डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिना, उसको क्या बोलते हैं मैनेजमेंट, रूल, बिल्कुल कि भाई कैसे हम अपने स्कूल में है तो अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को कैसे मैनेज करते हैं, एजुकेशन और प्रैक्टिस, उनको कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, तो उनको टीचिंग और ट्रेनिंग मेथड को भी कैसे यूज करते हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सेल्फ कंट्रोल करना, सेल्फ रिस्ट्रेंट होना, रूल्स को फॉलो करना, रेगुलेशंस को फॉलो करना। इसका मतलब होता है कि भाई हमें रूल्स को मैनेज करना है, एजुकेशन और प्रैक्टिस को कैसे इफेक्टिव बनाना है और टीचिंग और ट्रेनिंग मेथड्स के थ्रू कैसे हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें अ मोड ऑफ लाइफ विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन इज गुड। तो देखो ये भी क्या होता है कि जहां पर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस गिवन होते हैं, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में पेरेंटिंग स्टाइल में पढ़ा था कि 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल थी, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव और अनइन्वॉल्व। उसमें हमने पढ़ा था कि भाई कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से उनको डिस्कस करते हैं कि भाई हाँ कैसे हम उनको मतलब डिसिप्लिन में रखें। स्ट्रिक्ट भी होते हैं, कई बार अनइन्वॉल्व होते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देते। तो ये सारे के सारे किसके पार्ट माने जाते हैं, ये डिसिप्लिन के पार्ट माने जाते हैं। ऑब्लिगेशन भी नहीं होता और मैनेजमेंट, तो इनके सारे इंक्लूड होते हैं पार्ट में। नेक्स्ट है इसमें डिसिप्लिन इज टू क्रिएट रेगुलरिटी इन कंडक्ट विच इज अटेन्ड थ्रू। तो अब जो डिसिप्लिन होता है उसमें क्या होता है, हम रेगुलरिटी करते हैं, किसी भी चीज को हमें डेली रेगुलर बेसिस पे करना है बिना किसी उसमें बाधा आए। तो उसको हम किस चीज से अटेन कर सकते हैं, सेल्फ रिस्ट्रेंट भी, कैसे खुद को गलत चीजों से रोकना है, और सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल करना है। दोनों के दोनों एक ही वर्ड है, तो ये दोनों से ही होता है, तो बोथ होगा इसका आंसर। रेस्ट्रेंट होता है अपने आप को रोकना और कंट्रोल होता है अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल करना। नेक्स्ट है इसमें डिसिप्लिन इंक्लूड्स, तो डिसिप्लिन के अंदर क्या क्या आता है देख लेते हैं। सोशलाइजेशन ऑफ बिहेवियर, बिल्कुल कि भाई जो सोसाइटी है उसमें कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे हमें इन्वॉल्व होना है। और है मैनर ऑफ वर्किंग, बिल्कुल कि हम कैसे कंसंट्रेशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ अपना काम करते हैं। लिविंग इन कोऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं हम सिर्फ अकेले उसके लिए लायबल नहीं होते, हमें उसके पूरे ग्रुप को के साथ करना होता है, तो उसमें कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी होता है। तो डिसिप्लिन के लिए सारी की सारी चीजें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। हु सेड discipline refers to prepare children for life in democratic society to provide help to man in achieving knowledge, strength, habits, interest and ideas for his self and society। यानी कि बच्चे को इस तरीके से उसको मेंटेन, उसको प्रिपेयर करना है कि उसमें उसके नॉलेज यानी कि ज्ञान, स्ट्रेंथ, उसकी हैबिट्स, उसका इंटरेस्ट जगाना कि भी वो क्या करना चाहता है, उसमें नए नए आइडियाज भी, उसका गोल एक मेंटेन करना खुद के लिए भी और सोसाइटी में भी वो कैसे अपने आप को बना सकता है। तो ये किसने कहा, ये जॉन डेवे ने, एरिस्टोटल ने, रूसो ने या फिर एम फर्गुसन। तो ये जो डेवे ने इसकी डेफिनेशन दी है। ये चीजें आपको लर्न भी करनी पड़ेगी कि भाई डेफिनेशंस किसने दी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है इसमें हु सेड अ नेशन इज नॉट बिल्ड बाय माउंटेन्स एंड ट्रीज
फॉर विथस्टैंडिंग इट इज बिल्ड बाय कैरेक्टर ऑफ इट्स सिटीजन। यानी कि जैसे सिर्फ नेचुरल, जैसे हमने नेचुरलिज्म की वीडियो में पढ़ा था कि भाई सब कुछ नेचर से ही बनता है और नेचर में ही खत्म हो जाता है। आप वो वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सिर्फ माउंटेन्स है, ट्रीज है, इन्हीं से सब कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ हमें क्या होता है, जो सिटीजन्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है, कैसे वो सोसाइटी में मेंटेन रखते हैं सारी चीजें, उससे भी डिसिप्लिन क्रिएट होता है। तो ये किसने बोला था? ये एरिस्टोटल ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें व्हाट अमंग द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड डिसिप्लिन इन स्कूल। तो जो डिसिप्लिन स्कूल में मेंटेन किया जाता है उसमें क्या चीजें नहीं होती? ऑर्डर्स बिल्कुल होते हैं, रेगुलरिटी होती है, अथॉरिटी नहीं, अथॉरिटी डिसिप्लिन के अंदर नहीं आती, बल्कि अथॉरिटी के द्वारा डिसिप्लिन रेगुलेट किया जाता है। सेल्फ कंट्रोल भी डिसिप्लिन का पार्ट होता है। तो ऑप्शन सी इसमें गलत है कि अथॉरिटी डिसिप्लिन के अंदर नहीं आती, अथॉरिटी द्वारा वो रूल्स सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें वेरियस स्ट्रेटजीज और मेथड्स यूज्ड बाय टीचर टू मैनेज द स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड इज और आर। यानी कि जब हम स्कूल में करते हैं तो जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को का बिहेवियर और उसके एटीट्यूड को मैनेज करता है। तो उसके लिए वो कुछ मेथड्स और स्ट्रेटजीज यूज करता है। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है ये? प्रिवेंटिव डिसिप्लिन, स्पोर्टिव डिसिप्लिन, करेक्टिव डिसिप्लिन। ये क्या होगा ये हम आगे इसको डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट से भी पढ़ेंगे। अभी आप इसका देखिए, ऑल सारे के सारे इसमें मेथड्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ रूल्स दैट आर मेड इन क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल गाइडलाइंस फॉर टेकिंग इन द क्लासरूम आर इंक्लूडेड इन। यानी कि पहले से ही रूल डिसाइड होते हैं कि भाई हाँ क्लासरूम के अंदर आना, ये टाइमिंग है, इतने टाइम का लेक्चर होगा, आपको इतने ये रूल्स मेंटेन करने हैं। तो वो सारे क्या होते हैं? प्रिवेंटिव डिसिप्लिन होते हैं कि भाई हम उनको कैसे, मतलब रूल्स को ब्रेक ना करें, वो फिक्स्ड होते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्टूडेंट्स आर नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन देन वार्निंग साइन और लैंग्वेज कैन बी यूज्ड बाय टीचर इज इंक्लूडेड इन। यानी कि अब ये क्या बता रहा है कि जब मान लो हमने रूल्स डिसाइड कर दिए, रेगुलेशन बना दी बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी वो उन्हें फॉलो नहीं करते, तो हम उनको क्या करते हैं? वार्निंग देते हैं कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, आपको क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उसमें क्या होता है? वो स्पोर्टिव डिसिप्लिन में आता है। उसमें हम ये दिखाते हैं बच्चे को भाई हाँ आप हमारे साथ सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो वो पनिशमेंट के लिए सिर्फ एक उसको डराया जाता है कि भाई हाँ आपको ये चीज का डर होना चाहिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इससे आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रेमेडीज, रीडायरेक्शनल एंड नॉन वर्बल आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अब देखो जो प्रिवेंटिव था उसमें क्या था? हम उनको वर्बली बोलते हैं कि भाई हाँ ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है, आपको इन्हें फॉलो करना है। लेकिन जो स्पोर्टिव होता है उसके लिए उसमें क्या होता है कि एक उनको डर दिखाया जाता है कि भाई आपको रेमेडीज, जैसे बचाव करना है। रीडायरेक्शनल, नॉन वर्बल कि भाई नहीं आपको नेक्स्ट टाइम बोला नहीं जाएगा, सीधा ही आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल होते हैं? ये स्पोर्टिव डिसिप्लिन के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें when students are not following the discipline even after the supportive treatment then punishment should be used in। तो यानी कि देखो हमने क्या दी थी? उनको रेमेडीज दी थी कि भाई कोई बात नहीं, आपने फॉलो नहीं किया तो हम आपको फिर भी एक मौका देते हैं, फिर उनको क्या नॉन वर्बल फॉर्म में फिर से उनको समझाते हैं। लेकिन वो फिर भी अगर उनके बावजूद भी उसको नहीं मानते डिसिप्लिन को, तो फिर हम उनको क्या देते हैं? पनिशमेंट देते हैं। तो ये किसका होगा? करेक्टिव डिसिप्लिन का पार्ट। तो हम उनको करेक्ट करने के लिए उनको पनिशमेंट की सहायता लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टू एक्सपर्टाइज इन अ डिसिप्लिन including the understanding of methodology and the capacity to obtain, analyze and employ specialized knowledge is known as। यानी कि किसी एक डिसिप्लिन में एक्सपर्ट होना। डिसिप्लिन तो हमने पढ़ा था कि भाई हाँ कैसे हम रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं, लेकिन उसमें एक एक्सपर्टाइज करना जिसमें क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथोडोलॉजी होती है और एनालाइज करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं हम स्पेसिफिलाइज्ड नॉलेज को। स्पेशलाइज्ड नॉलेज उसका पार्ट माना जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसिप्लिनैरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें द अल्टरनेटिव मेथड्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल पेनल्टीज एंड पनिशमेंट इज कॉल्ड। तो यानी कि हमें पेनल्टीज या पनिशमेंट की बजाय हम अल्टरनेट मेथड्स यूज करते हैं कि भाई हाँ कैसे उसको करेक्ट करना है, कैसे उसको प्रिवेंट करना है, कैसे उसको सपोर्ट करना है, उसे क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव डिसिप्लिन। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स एंड अल्टरनेटिव डिसिप्लिन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। यानी कि जो
हमारी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज होते हैं उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं अल्टरनेटिव डिसिप्लिन में। तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं देख लेते हैं। क्विक एक्शन और क्लोजर्स, टाइम एंड रिसोर्स सेविंग, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज। बिल्कुल, तो मतलब कैसे उनको डिसिप्लिन में रखना है तो उनके ऊपर कि हाँ आप क्विक एक्शंस लिया जाएगा कि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप टाइम भी सेव करोगे और अपना रिसोर्स भी सेव करोगे, और इससे प्रोडक्टिविटी यानी कि काम भी बहुत अच्छे से होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो सारे के सारे ये अल्टरनेटिव डिसिप्लिन के बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट है इसमें A branch of knowledge that is taught and researched as part of higher education is known as, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ में हायर लेवल पे कॉलेजेस में जो होता है, जो डिसिप्लिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन बोलते हैं। तो इसका नाम से ही पता चलता है एकेडमिक डिसिप्लिन, जो हायर लेवल पे टीच किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें the knowledge about subject that teacher is going to teach. For example, a biology teacher should have subject matter knowledge of that particular subject is defined as, यानी कि भाई जब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टीचर होता है और उसे उसकी कंप्लीट नॉलेज होती है कि भाई हाँ इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या इसका करिकुलम है, कितने टाइम में इसको कंप्लीट कराना है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होना। सेकंड लास्ट है इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज यूज्ड बाय टीचर्स आर। तो जो टीचर्स है वो अपने सब्जेक्ट नॉलेज में अलग अलग फॉर्म को यूज करता है। कौन सी होती है देख लेते हैं। कंटेंट नॉलेज, बिल्कुल, तो उसको कंटेंट पता होना चाहिए कि भाई हाँ आज मुझे क्लासरूम के अंदर क्या टीच करना है। करिकुलर नॉलेज, करिकुलर और कंटेंट में डिफरेंस क्या है, करिकुलर में पूरे मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और उसमें टाइम भी लिमिट होती है, और कंटेंट में क्या होता है कि बस हमें ये टॉपिक का पता होना चाहिए कि भाई हाँ जैसे हम लेसन प्लान तैयार करते हैं कि भाई हमें आज क्या लेसन पढ़ाना है। और पेडागोजिकल सब्जेक्ट नॉलेज, इसमें क्या होता है कि भाई पेडागोजी यानी कि बच्चे को कैसे लीड किया जाता है उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। तो सारे के सारे क्या है उसके फॉर्म्स के अंदर आते हैं। लास्ट है इसमें A kind of knowledge come from text books and reference books is known as, यानी कि वो नॉलेज जो हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक से मिलती है यानी कि प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से नहीं मिलती, उसे बोलेंगे हम कंटेंट नॉलेज। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अब देख लेते हैं इनके कंसेप्ट वाइज, जिससे अगर आपका कोई टॉपिक छूट भी जाए, एग्जाम में आ भी जाए, तो आप उसे इजीली कैसे अचीव करोगे। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन हमने क्या पढ़ा था कि भाई डिसिप्लिन कहाँ से आया था, हमारा लेटिन वर्ड से आया था जो कि क्या है, डिसिप्लिस, जिसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल, एंड डिसिप्लिना यानी कि टीचर। तो इसमें एक प्यूपिल होता है, एक टीचर होता है, वो आपस में ही एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। द टर्म डिसिप्लिन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेटिन वर्ड, ये भी हमने पढ़ा था, विच मीन्स मैनेजमेंट, रूल्स, एजुकेशन, प्रैक्टिस, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ये भी हमने डिस्कस किया था। और इंग्लिश वर्ड डिसिप्लिन का मतलब जो लेटिन वर्ड में बाद में ट्रांसलेट हुआ था डिसिप्लिन, इसका मतलब होता है प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट्स, ही शुड ओबे हिज टीचर रिस्पेक्टिवली, जो कि अपने टीचर्स की हर एक चीज को ओबे करते हैं। और हिंदी वर्ड में से क्या होता है, इसका मतलब अगर हम हिंदी में डिसिप्लिन को, अनुशासन को देखते हैं तो अनुशासन में क्या आएगा, कंट्रोल, रेगुलेशन, सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी कि खुद पे ही कैसे हमें कंट्रोल करना है। और डिसिप्लिन इज अ मोड ऑफ लाइफ विद सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज अ सोर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल अपॉन द इंडिविजुअल, इट फ्लोज आउट फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल एंड नॉट फोर्स्ड, यानी कि डिसिप्लिन को हम फोर्स नहीं कर सकते, वो कुछ दिन के लिए होगा, वो परमानेंट नहीं होता। जबकि हमें क्या करना होता है, रेगुलरिटी लानी होती है उसमें। तो अगर रेगुलरिटी हमें चाहिए उस चीज में तो वो खुद से ही आएगी, ना कि फोर्सफुली आएगी। तो हम कह सकते हैं कि टू क्रिएट रेगुलरिटी इन कंडक्ट विच इज अटेन्ड थ्रू ट्रेनिंग इन सेल्फ कंट्रोल, इसके लिए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है कि जिससे हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं कि भाई हाँ हमें ये चीजें नहीं करनी और ये चीजें करनी है। इट इम्प्लाइज अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट कंडक्ट, इट इंक्लूड सोशलाइजेशन ऑफ बिहेवियर, ये हमने पढ़ा था, मैनर ऑफ वर्किंग एंड लिविंग इन कोऑपरेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो ये डिसिप्लिन का पार्ट होता है कि भाई कैसे हम सोसाइटी में और अपनी कोऑपरेशन के साथ रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमने डेफिनेशन भी की थी कि डिसिप्लिन रेफर्स टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर लाइफ इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू प्रोवाइड हेल्प टू मैन इन अचीविंग नॉलेज,
स्ट्रेंथ, हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड आइडियाज फॉर हिज सेल्फ एंड सोसाइटी। तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जॉन डिवे ने बताया कि कैसे नॉलेज, स्ट्रेंथ, हैबिट्स, इंटरेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए हम डिसिप्लिन का यूज करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं डिसिप्लिन इज वन इन विच सेल्फ डिसिप्लिन एंड सोशल डिसिप्लिन आर स्ट्रेस्ड, कि सेल्फ खुद पे भी और सोसाइटी के डिसिप्लिन पे भी ज्यादा फोकस, स्ट्रेस किया जाता है। अ डिसिप्लिन इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर, तो ये चेंज होता रहता है, ये कभी भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि हमारे जो एम्स है, वो गोल्स है, उसी के हिसाब से हमारा डिसिप्लिनरिटी भी चेंज होती है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। तो हमने पढ़े थे प्रिवेंटिव डिसिप्लिन, स्पोर्टिव डिसिप्लिन और करेक्टिव डिसिप्लिन। देख लेते हैं प्रिवेंटिव डिसिप्लिन क्या होता है। These are set of rules that are made in classroom। तो प्रिवेंटिव में हमने पढ़ा था कि बस सिर्फ ये रूल्स सेट किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स हैज टू फॉलो द गाइडलाइंस, उन्हें फॉलो करनी होती है रूल्स को, रेगुलेशंस को और गाइडलाइंस को। द गाइडलाइंस में बी अबाउट टॉकिंग इन द क्लासरूम, डूइंग होमवर्क और लैंग्वेज यूजिंग, मतलब हम सिंपली वर्बल फॉर्म में उनको बताते हैं कि भाई बातें मत करो, अपना काम करो, अपनी नोटबुक्स निकालो। तो मतलब ये डिसिप्लिन होता है कि भाई हाँ कैसे उन पे ऊपर कंट्रोल करना है। फिर है इसमें स्पोर्टिव डिसिप्लिन। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई बच्चे नहीं मानते हैं चीजों को, तो हम उसको नॉन वर्बल फॉर्म में वार्निंग देते हैं कि भाई आप अच्छे से प्यार से नहीं मानते, तो आपको वार्न किया जाता है कि आप प्लीज इसे करिए वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी। उनको पनिशमेंट दी नहीं जाती, लेकिन सिर्फ उनका डर दिखाया जाता है पनिशमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स आर नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन, देन वार्निंग, साइंस और लैंग्वेज कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स। ठीक है, दिस इज नॉट पनिशमेंट एंड इंक्लूड सजेशंस एंड ऑप्शंस फॉर करेक्टिंग अ बिहेवियर टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी कि अपने बिहेवियर को करेक्ट ठीक करने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए उन्हें सजेशन दिए जाते हैं, वार्निंग दी जाती है, ऑप्शन और साइंस दिए जाते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे रिमाइंडर्स, बार बार उन्हें याद दिलाना कि भाई नहीं ऐसे मत करो, रीडायरेक्ट करना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारे हमने डिस्कस किए थे। फिर है करेक्टिव डिसिप्लिन, यानी कि अगर वो वार्निंग के बाद भी नहीं मानते तो फिर उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। स्टूडेंट्स आर नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन इवन आफ्टर द स्पोर्टिंग ट्रीटमेंट, देन पनिशमेंट शुड बी यूज्ड, ये भी हमने किया था। टू मेक द स्टूडेंट्स फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस, इसके लिए होता है कि भाई वो इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस को फॉलो करें। करेक्टिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज आर यूज्ड एज पर द एज ऑफ स्टूडेंट और ग्रेड लेवल। ऐसा नहीं कि भी हम छोटे बच्चों को पनिशमेंट देना शुरू कर देंगे, उनकी मार पिटाई, नहीं, वो स्टूडेंट्स की एज के हिसाब से, उनके ग्रेड लेवल के हिसाब से होता है। ठीक है, क्लियर है आपको। फिर नेक्स्ट है डिसिप्लिनैरिटी। डिसिप्लिनैरिटी क्या होता है कि भाई एक्सपर्ट होना डिसिप्लिन के अंदर, जैसे टीचर होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई हाँ अगर टीचर ही डिसिप्लिन में रहेगा तभी तो स्टूडेंट्स उसको फॉलो करेंगे, अगर टीचर ही डिसिप्लिन में नहीं होगा तो स्टूडेंट्स भी उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, इट इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथडोलॉजी and the capacity to obtain, analyze and employ specialized knowledge। ठीक है, most students should gain disciplinarity with concentration। तो वो मतलब फॉलो करते हैं टीचर्स को स्टूडेंट भी कैसे वो कर रहे हैं और उसको कंसंट्रेशन के साथ ही अचीव करते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग एन एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन हमने क्या पढ़ा था कि जो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हायर लेवल पे डिस्कस किया जाता है, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, ना कि क्वांटिटी को। नेक्स्ट है इसमें अल्टरनेट डिसिप्लिन। तो अल्टरनेट, इसके नाम से ही पता चलता है, दीज आर जस्ट अल्टरनेटिव मेथड्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। कि भाई बच्चों को ये स्कूल में रूल्स भी है कि भाई उनको पनिशमेंट या पेनल्टीज नहीं देनी, उनको स्टिक से पिटाई नहीं करनी, तो उसके अल्टरनेट क्या मेथड हो सकते हैं देखते हैं। दीज आर टाइप ऑफ अल्टरनेटिव मेथड फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल और एनी अदर प्लेस। तो कोई भी भाई जैसे बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं या कोई भी चीज को नहीं मानते, तो कैसे उनका सोल्यूशन करना है उनके डिस्प्यूट का। दीज आर द मेथड और नेगोशिएशन बिटवीन द सुपरवाइजर और एम्प्लॉइज। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई सुपरवाइजर और एम्प्लॉय के बीच में नेगोशिएशन हो जाती है, तो उसको कैसे सोल्व करना है। इट इन्वॉल्व्स वार्निंग टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ ट्रेडिशनल पनिशमेंट। जैसे वार्निंग उनको दी जाती है, अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये होते हैं अल्टरनेटिव डिसिप्लिन। इसमें मतलब पनिशमेंट और पेनल्टी से बचने के लिए किया जाता है। देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स जल्दी से।
कि रियल पर्पस ऑफ डिसिप्लिन, कि भाई क्या होता है रियल पर्पस इसका, कि भाई पेनल्टी से बचाना। क्विक एक्शन और क्लोजर, कि अगर वो नहीं मानते उस चीज को तो उनके साथ एक्शंस लिए जाते हैं, भाई जैसे डर दिखाया जाता है, सस्पेंशन और रिमूवल फ्रॉम जॉब से। फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज, तो इसका बेनिफिट हमने पढ़ा था कि भाई इससे एम्प्लॉयज की डर बना रहता है उनमें और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। टाइम एंड रिसोर्स सेविंग होती है इससे, और लेस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। तो इससे क्या होता है कि उनके बीच में जैसे इनफॉर्मल हो जाता है, एक फॉर्मल होता है एक होता है इनफॉर्मल, कि भाई एक तो से घुल मिल के रहते हैं और एक होता है डर के साथ रहता है, तो इससे उनकी इमेज भी बनी रहती है, इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एकेडमिक डिसिप्लिन। तो अभी हमने बताया था कि ये ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है, इट इनकॉर्पोरेट्स एक्सपर्टाइज, पीपल, प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटीज, चैलेंजेस, स्टडीज, इंक्वायरी एंड रिसर्चेस एरिया। तो कहाँ कहाँ पर होते हैं ये, किसी भी एरिया में हो सकते हैं, चाहे इंक्वायरी है, चाहे रिसर्च है, कम्युनिटी है, चैलेंजेस है। जैसे द ब्रांच ऑफ साइंस आर कॉमनली रेफर टू एज द साइंटिफिक डिसिप्लिन, जैसे साइंस में साइंटिफिक डिसिप्लिन होता है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है एकेडमिक डिसिप्लिन। या फिर हम कह सकते हैं academic discipline or field of study is a branch of knowledge that is taught and researched as part of higher education। तो ये higher education में ज़्यादा यूज होता है। Therefore, no formal criteria exist for defining an academic discipline. It is the subject that one teaches and researches as part of higher education। तो अभी बताया is the academic discipline of that person। तो ये भी जैसे रिसर्चेज होती हैं, जो ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं उनको अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग कैसे हायर एजुकेशन में यूज किया जाता है। इट बिकम्स अ टेक्निकल टर्म फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एंड सिस्टमेटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, कि भाई कैसे ओल्ड ट्रेडिशनल नॉलेज यानी कि न्यू नॉलेज को कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कोई भी जो टीचर है वो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसको उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके कंटेंट का, उसका करिकुलम का, सारी कंसेप्ट सब क्लियर होने चाहिए। तो इट इज नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट दैट टीचर इज गोइंग टू टीच। ठीक है, फिर है इसका एग्जाम्पल है अ बायोलॉजी टीचर शुड हैव सब्जेक्ट मैटर नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। द टीचर शुड नो, क्या पता होना चाहिए टीचर को सब्जेक्ट मैटर में, कंसेप्ट और सीक्वेंस ऑफ कंसेप्ट, कि भाई अब जैसे हम ये कर रहे हैं तो इसमें हमें पता है कि भाई हाँ पहले हम फर्स्ट चैप्टर, ऐसे नहीं कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, कहीं से कुछ भी कर लेते हैं, तो पहले उसका बेस बनाते हैं, तो उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। डेवलपिंग फैक्चुअल नॉलेज, तो उसका फैक्ट्स भी पता होना चाहिए कि भाई हाँ हमें पता होना चाहिए लैटिन वर्ड से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है, क्या इसका मीनिंग है, कहाँ पर ये यूज होता है। फिर गाइडिंग देयर स्टूडेंट्स टू अचीव वेल इन फ्यूचर, और उसके साथ साथ उसी से रिलेटेड, उसी भाई कोई अगर फिजिक्स साइंस से कर रहा है तो बच्चे को साइंस में गाइड करना, कॉमर्स से कर रहा है तो कॉमर्स में गाइड करना, ये भी बहुत उसके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होता है। कैन यूज पेडागोजी एज पर हिज सब्जेक्ट, तो पेडागोजी यानी कि बच्चे को लीड करना उस सब्जेक्ट में। यूज मॉडल्स विच आर यूजफुल इन टीचिंग ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो ये क्या होते हैं, टीचिंग एड होते हैं। मॉडल्स को देख के कई बार क्या होता है कि बच्चे जो टीचर होते हैं वो खुद को ही अपने मॉडल के रूप में प्रेजेंट करते हैं कि भाई हाँ देखो मैंने ऐसे ऐसे ये चीजें अचीव की है, आप भी ऐसे ही करना है, बच्चे उसको अच्छे से फॉलो भी करते हैं। सो अ टीचर शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट विच ही इज गोइंग टू टीच टू सपोर्ट पीपल्स। तो जो भी टीचर है, जैसे मैं हूँ, अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं होगी, मुझे यही नहीं पता होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें टॉपिक्स क्या है, यूनिट्स क्या है, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, तो मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी। तो इसलिए इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि इसके अब टाइप्स हमने अलग अलग फॉर्म में पढ़े थे, कौन था, शलमैन्स ने बताए थे इसकी मॉडल्स और टाइप्स कौन से थे, कंटेंट नॉलेज, करिकुलर नॉलेज, पेडागोजिक, सब्जेक्ट नॉलेज। तो इनको हमने एमसीक्यू में किया था, देख लेते क्या होती है। कंटेंट नॉलेज में होता है दिस काइंड ऑफ नॉलेज कम फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक। हमने पढ़ा था कि भी जो सिर्फ जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा ये सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, इसी की नॉलेज होना। करिकुलर में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज वट यू नो अबाउट द करिकुलम डिफाइंड फॉर स्टूडेंट एज रेंज, यानी कि एज के अकॉर्डिंग उसको क्या चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, वो होता है करिकुलम। फिर है टाइम के अकॉर्डिंग भी होता है ये। पेडागोजिकल यानी कि मेथड इंक्लूड होते हैं। ऑफ नॉलेज इज व्हाट यू, यानी कि एक टीचर यूज टू टीच हिज सब्जेक्ट इफेक्टिवली बाय यूजिंग न्यू पेडागोजिकल टेक्निक। तो अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो उसको अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू कैसे समझाया जाए। तो
तो द challenges is for professional to know subject well and also to understand how pupils learn in different subject। तो ये प्रोफेशनल जो भी होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनके लिए चैलेंज होता है कि उस सब्जेक्ट की डीप में नॉलेज होना, ताकि वो उसको सिर्फ थ्योरेटिकल वे में नहीं, प्रैक्टिकल वे में भी बच्चों को समझा सके। सब्जेक्ट नॉलेज इंस्पायर्स पीपल्स एंड हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। तो सब्जेक्ट नॉलेज से क्या होता है, अगर होगी टीचर को तो वो प्यूपल्स को इंस्पायर तो करेगी ही करेगी, साथ में टीचिंग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगी। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट हम करेंगे इसका चैप्टर 2, तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना होगा। थैंक यू।